असल में ईवीएम ऐसी नहीं होती, ये डमी ईवीएम हमने इसलिए तैयार की कि हम समझ पाए कि ये आसान नहीं होता। देखिए ये जो इस तरह की मशीन होती है एक्चुअली में, ये साजिद रशीदी साहब के हाथ में थी। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लिखे हुए कमल के निशान के आगे की बटन दबाई। वो साजिद रशीदी जिन्होंने जीवन भर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो किस तरह के माइंडसेट के साथ गए होंगे? क्या उन्होंने दिल में ठाना होगा, क्या दिमाग में निश्चित किया होगा कि वो गए? और साजिद रशीदी ने इस बार जो किया, आप जानते हैं कि वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निशान के आगे की ये बटन दबाई। और जब से उन्होंने बटन दबाई, कैसे दबाई एक बार फिर से बताइए रशीदी साहब। ये आवाज आपको भी आई होगी, ऐसी ही आई होगी। बिल्कुल दिमाग में ये नहीं चल रहा था जब ये चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, जब मैंने बटन दबाया तो पर्ची तो निकल गई। अच्छा, पर्ची भी निकल गई। हाँ, वो कमल का फूल था उस पे। हाँ। लेकिन वो नीचे नहीं जा रही थी। वो 30 सेकंड के लिए वो पर्ची अटक गई। वीवीपैट में आप देख रहे होंगे। हाँ। कि वो दिखी लेकिन वो अटक गई, नीचे नहीं गई। मैंने सोचा यार ये वोट कंडम तो नहीं हो गया। तो मैं खड़ा हो गया कि जब तक ये नीचे नहीं जाएगी, जब तक मैंने, अगर ये अटक गई दोबारा करूंगा। लेकिन वो 30 सेकंड के बाद में झटके से नीचे गई और बीप की आवाज आई, यानी आपका वोट मुकम्मल हो गया। तब मैं वहां से निकला। तो साजिद रशीदी जिन्होंने ये किया रातों रात, आज एक बार फिर से सबकी जुबान पर हैं, इसलिए क्योंकि इसके पहले यही समझा जाता रहा है कि साजिद रशीदी कट्टर तौर पर विचारधारा के उस सिरे पर खड़े हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से तो दूर दूर तक जाकर जिसका मेल नहीं है। वो साजिद रशीदी क्यों भारतीय जनता पार्टी के निशान के आगे की बटन दबाकर आए हैं? और मुझे जो पता है वो ये पता है कि साजिद रशीदी के पास एक पर्ची वो वाली है जिसमें इस बात का प्रूफ भी है कि अगर कोई सवाल करे कि आपने वाकई दबाया है या आप ऐसे ही आकर बोल रहे हैं, क्योंकि करते हैं बहुत सारे लोग ऐसा, देकर किसी को आते हैं, बोलते किसी और को हैं, उन्होंने उसकी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। साजिद रशीदी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपकी तालियों के साथ उनका इस्तकबाल। एक बात यह भी कि इसी धर्म संकट में, बैठिए साजिद रशीदी साहब। साजिद रशीदी साहब आज यहां जब विराज रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है धर्म संकट में बीते दिनों उनकी आमद हुई थी। इमाम इलियासी साहब यहां बैठे हुए थे, आप वहां खड़े हुए थे। आज उन्होंने एक बटन दबाई और आज यहां तशरीफ है उनकी, और आज उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। ये खास ऑडियंस हमारे साथ यहां जमा है, वो कैसे देखती है इसको क्या एक बड़ी परिवर्तनकारी घटना के तौर पर देखा जाए, एक व्यक्ति के कुछ समय के लिए अपने दिमाग को बदल लेने के तौर पर देखा जाए, या एक विचारधारा ही जो अपने आप को दूसरे सिरे पर खड़ा पाती रही वो अब असल में संगम की तरफ जा रही है? क्योंकि इन दिनों कुंभ की भी चर्चा हो रही है, तो क्या कहीं संगम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज विशिष्ट लोग भी जुड़ रहे हैं। अब निजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जानते हैं प्रखर विचारक हैं संघ के। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार भी हैं। इतिहास गवाह रहा है कि अगर विचारधाराएं नहीं मिली तो ज्यादातर 90% या ज्यादा केसेस में वो फिर नहीं मिलती। फिर अचानक इस तरह की तब्दीली कब होती है, ये भी हम उनसे समझेंगे। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। मसूद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं इत्तेहाद सोसाइटी के। मसूद हाशमी साहब, हाफिज नूर साहब, अब निजेश जी और प्रोफेसर कपिल कुमार, बहुत स्वागत करता हूं आपका। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप निकले घर से तो तय था दिमाग में, बगैर किसी और सेकंड थॉट के आप गए और आपने बटन प्रेस कर दी, या कई उथल पुथल हो रही थी आपकी उस समय, दिल दिमाग में चल रही थी बहुत सारी बातें? नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था इस मामले में। ये महीनों से मैं सोच रहा था। मैं जब भी देश में उस राजनीति को देखता हूं जो राजनीति दो भाइयों को दो सिरे पे लाके खड़ा कर देती है, मैं उस राजनीति के बारे में अक्सर रात में बैठकर सोचता हूं, तन्हाई में सोचता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान दो भाई जैसे पहले मोहब्बत से रहते थे आज भी मोहब्बत से रहें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें कहां कमी है, क्यों कमी है, किसकी तरफ से कमजोरी पाई जा रही है? ये सारी चीजें मैं सोचता था। मैंने देखा कि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ये दूरियां खत्म करने की, ये गैप मिटाने की। जब तक ये दूरियां कम नहीं होंगी, नफरतें कम नहीं होंगी, दूरियां मिटानी पड़ेंगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुसलमान को विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को हराने वाला बता दिया।
आपकी इस बात को और आगे मैं ले जाऊंगा। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि बीजेपी को हराने वाला मुसलमानों को करार दे दिया था, ये आपने, लेकिन वो एक मोमेंट होता है ना जिसको यूरेका मोमेंट कहते हैं, एक ऐसा परिवर्तनकारी एक लम्हा होता है जिस समय आप डिसाइड करते हैं। क्या एक घटना हाल के दिनों में ऐसी घटी थी जिसको आप टिपिंग इंसिडेंट मानेंगे, जिसके बाद अचानक आपको लगा कि नहीं अब तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा? मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि मैं दोनों सिरों को एक जगह कैसे लाऊं। मेरे दिमाग में यही सवाल चलता था। दोनों सिरों को एक साथ लाने की जो आपको तरकीब सूझी, वो ये निशान और ये बटन सूझी। ये निशान और बटन एक जरिया है। ये निशान और बटन जरिया है। क्या जरिया है? मैंने अपने समाज को एक संदेश देने की कोशिश की, और वो संदेश ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हमारे ऊपर एक टैग लगाती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, हमें एक संदेश देना है अपनी तरफ से, यानी साजिद रशीदी एक संदेश दे रहा है अपनी तरफ से कि हम बीजेपी के जिताने के लिए भी वोट कर सकते हैं, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं। और सवाल यह भी है कि बीजेपी हमारे लिए अछूत थोड़ा ही है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप इस बात को अंडरलाइन करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा दिखाकर मुसलमानों को डराया जाता है, कई बार उनको भ्रम की स्थिति में रखा जाता है, वो भ्रम की स्थिति दूर होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इतना डराया जा रहा है कि मुसलमान डरा सहमा जिंदगी जी रहा है। ये एक बड़ा कदम है जो साजिद रशीदी ने उठाया। मेरे साथ मौजूद मेहमान और ऑडियंस इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले अपनी जेश जी आपसे, इनकी बातों पे कौन सी वो अहम बात है जो आपने नोट की? आज बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं रशीदी साहब यहां पर बैठ करके, और मैं हल्के फुल्के अंदाज से शुरू करता हूं। एक बातचीत चल रही थी कि साजिद रशीदी साहब ने कहा कि मैंने देखो बीजेपी को वोट दिया, ऐलान भी किया, तो कहा कि अब तो रशीदी साहब को धमकियां भी मिलेंगी, क्योंकि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देता है उसके साथ मिसबिहेव होता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, यही तो धमकी देने वाले थे, अब इनको कौन धमकी देगा? यही धमकी देने वाले थे, इनको धमकी कौन देगा? वो कह रहे हैं लेकिन कि लाइटर नोट, लेकिन लाइटर नोट महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक रशीदी साहब जो आज बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि ये बात पहले किसी ने आप जब ये कह रहे हैं ना अपनी जेश जी, मैं बार बार देख रहा हूं उनका फोन बज रहा है और वो देख भी रहे हैं, कहीं धमकी तो नहीं आ रही ना रशीदी साहब? नहीं आ रही। हाँ, बात पूरी की। वो मैंने कहा कि यही देते थे ना वो तो। लाइटर बात हो ही रही है कि आधी रात और सुबह के बीच ना जाने क्या बात हो गई, जो वोट जानी थी कहीं और वो बीजेपी चली गई। है अब मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूं, और लाइटर साइड पे नहीं साहब, कह रहे हैं महीने डेढ़ महीने पहले डिसाइड कर दिया। मैं देखिए महीने डेढ़ पहले का मैं वाकया इस डिबेट में लाना नहीं चाहता। मौलाना साहब के साथ ही हुआ था मेरा, खैर छोड़िए उस बात को। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, और ये बड़ी संजीदगी से पूछ रहा हूं आपसे कि मौलाना साहब, ऐसा तो नहीं कि जब आप वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले तो बेगम साहिबा ने हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और बोले भाई देखिए ये फायदे हुए हैं हमें मोदी राज के अंदर, तो वोट बीजेपी को ही डाल के आना। और फिर जब आप रास्ते में निकले तो जितनी और महिलाएं आ रही थी, समझे ना, बुरके में या वैसे भी अपनी जितनी थी, उन सब ने रोक के, इमाम साहब वोट डालने जा रहे हो ना, भाई देखो हमारा 3 तलाक चला गया था, बीजेपी को ही डाल के आना। तो कोई ऐसी बात तो नहीं हुई।